मनाली, कैलाशपुर, कांगा, करपत, द्रोणागिरी, कोसा एवं आसपास के सभी क्षेत्रों के इस संयुक्त कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र में लगातार काम करने वाले हमारे जिलाध्यक्ष भाई विष्णु मोर्चा प्रेम सिंह राणा जी, उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष पुष्कर सिंह राणा जी, तारेंद्र गुंजाल जी, मंगल सिंह ग्राम प्रधान मलारी, सरिता देवी ग्राम प्रधान कैलाशपुर, बलबीर सिंह रावत कुरुची, तीरथ भंडारी जी, बलबीर सिंह राणा जी, सुरेंद्र सिंह कोला जी, और जिन्होंने यहाँ पर बहुत विस्तार से इस क्षेत्र में हमारे जो सशस्त्र सीमा बल हैं, उसके साथ साथ हमारे सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, तमाम जो हमारे सेना के यहाँ पर अलग अलग कंपनियां काम करती हैं, उनके बारे में विशेष रूप से रखा डॉक्टर मान सिंह राणा जी, वीना देवी जी, हमारे सेना के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जवान, आईटीबीपी के समस्त बीआरओ के, पुलिस के सभी स्टाफ, हमारे जिला प्रशासन के, तहसील प्रशासन के सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और विशेष रूप से आज जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत अपना संयोजन करने का काम किया है, महार रेजिमेंट। इस रेजिमेंट में मैंने भी बचपन में अपना बाल्यकाल मेरा बीता है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी की रेजिमेंट महार रेजिमेंट थी। उन्होंने महार रेजिमेंट में ट्रेनिंग से लेकर अंतिम जो सेवानिवृत्ति है उसी महार रेजिमेंट सागर से ली थी। तो उसके उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे जवान, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज जो यहाँ पर बहुत शानदार कार्यक्रम आप सबके द्वारा किया गया है, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि सीमांत क्षेत्र में, क्योंकि जहाँ आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसमें देश की आज़ादी से लेकर अब तक जितनी उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं, जितने हमने नए नए आविष्कार किए हैं, नए परिष्कार किए हैं, नए अनुसंधान किए हैं, हमारा देश आगे बढ़ा है, प्रदेश आगे बढ़ा है, उन सब उपलब्धियों को याद करने का समय है, उनको संजोने का समय है, उनको और आगे बढ़ाने का समय है। वहीं ऐसे भी वीर, ऐसे हमारे आंदोलनकारी, ऐसे हमारे स्वतंत्रता लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वस्व लगाया, अपनी जिंदगानी लगाई, अपनी जवानी लगाई, अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमको ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और हमको उनको स्मरण करने का भी दिवस है। ये समय उनका स्मरण का भी समय है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और हमारी नई पीढ़ी भी इन सबको याद में रखे, अपने स्मरण में रखे। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह अभिनव पहल की गई है, और देश की आज़ादी का एक पर्व आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर अभी तक 6,000 कार्यक्रम, 60,000 कार्यक्रम, 60,000 कार्यक्रम अभी तक ऐसे हो चुके हैं, और इसमें एक से एक अलग अलग, कहीं संगीत के कार्यक्रम हैं, कहीं विज्ञान से जुड़े कार्यक्रम हैं, कहीं हमारी उपलब्धियों से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं। अनेकों कार्यक्रम देश के अंदर हुए हैं। कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चली है 2021 से, ये लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम, ये अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ आया तो हर ऊपर से दिख रहा था हेलीकॉप्टर से कि हर किसी के हाथ में तिरंगा था। ये तिरंगा हमारी आन है, हमारी बान है, हमारा शान है, ये हमारा अभिमान है। और इस तिरंगे को फहराने के लिए हमारे देश के जवानों ने लगातार अपने देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं ऐसे वीर जवानों को जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, मैं उन सबको नमन करता हूँ, उन सबको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनके कारण से हम आज स्वतंत्र भारत में निवास करते हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसलिए कि हमारे
चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हो, चाहे वो हमारे बीआरओ के जवान हो, चाहे वो बीएसएफ के जवान हो, वो सारे के सारे सीमाओं पर प्रहरी के रूप में काम करते हैं। और आप सबके साथ में, क्योंकि मैंने तय किया कि जहां आप सीमा के प्रहरी के रूप में इस सीमांत क्षेत्र की रक्षा करते हैं, भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, कोई दुश्मन अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो आप उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारी सेना के लोग करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि डॉक्टर राणा साहब कह रहे थे, आप मान सिंह जी, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आप सबके साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कोई करते हैं तो हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिक करते हैं, इस क्षेत्र के निवासी करते हैं। मैं बहुत बार सीमांत क्षेत्रों में गया, कई बार ऐसी स्थितियां बनती थी कि थोड़ा बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता था। मैंने कहा सेना के लोगों से, एसएसबी के लोगों से, आईटीबीपी के लोगों से, कहीं पर भी इस प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मिलजुल कर, हमारा ध्येय एक है। और जो सीमांत में रहने वाले जो हमारे यहाँ के निवासी हैं, वो केवल सीमा के निवासी नहीं है, वो सीमा के प्रहरी भी हैं, सीमा के वो सजग प्रहरी हैं, और एक संतरी की तरह वह भी 24 घंटे यहाँ पर काम करते हैं। बहुत सारे, क्योंकि हमारे सेना के लोग आते हैं, उनका कुछ समय का पीरियड होता है, कुछ कालखंड होता है, 2 साल 3 साल, उसके बाद वो अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। क्योंकि एक हमारा पूरा उसका रोस्टर बना हुआ है, उस रोस्टर के अनुरूप चलते हैं। लेकिन जो हमारे सीमांत के रहने वाले लोग हैं, वो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं उनका जीवन चलता है। इसलिए बहुत सारी जो जानकारियां होती हैं, बहुत सारी इस क्षेत्र की बारे में गूढ़ रहस्य होते हैं, वो हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले जो नागरिक हैं, इस क्षेत्र के जो निवासी हैं, वह रहते हैं। इसलिए मैंने उनको कहा कि वो केवल एक सामान्य नागरिक नहीं है, वो सामान्य नागरिक के साथ साथ वो सीमा के प्रहरी भी। मैं आप सीमा के प्रहरियों का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसलिए मैंने तय किया कि जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव दिल्ली में मनाया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडारोहण करेंगे, हम लोग देहरादून में मनाएंगे, अन्य शहरों में मनाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके बीच में आऊँ और यहाँ से झंडारोहण करूँ, जिससे कि हमारा ये तिरंगा घर घर तक पहुँचे। और सच में कि देश के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा, देशभक्ति की एक जागरण की मिसाल जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी प्रारंभ हुई है, ये मैं समझता हूँ कि अभिनव पहल है। भूतो न भविष्यति, कभी इतना बड़ा देश के अंदर जागरण नहीं हुआ, कभी देश के अंदर इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार है। कल मैं देहरादून में था, देहरादून में बच्चों ने, जो स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने प्रभात फेरी का आयोजन किया था। और मैं बताऊं आपको कि इतना बड़ा जुलूस कि हम गांधी पार्क से निकले, घंटा घर से वापस आ गए, और घंटा घर से भी आगे को वापस आकर फिर से गांधी पार्क के सामने से निकल गए, लेकिन पीछे से जो गांधी मैदान से जुलूस आ रहा था वो समाप्त ही नहीं हो रहा था कि उसका अंतिम छोर कहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लोग स्वतः स्फूर्त होकर आगे निकल रहे हैं, क्योंकि ये जहां आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं आगे आने वाले जो हमारे 25 साल हैं, 2022 से लेकर 2047 तक, जब हम अपनी शताब्दी पूरी करेंगे, आजादी की हम शताब्दी पूरी करेंगे, 100 साल का कालखंड पूरा करेंगे, आने वाले 25 साल हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन देश के इन 25 सालों में देश हमारा, जहां हम सोचते थे कि हम गौरवशाली बनेंगे, हम वैभवशाली बनेंगे, हम शक्तिशाली बनेंगे, एक समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत जिसको गढ़ने का काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम सबका है। हम सबको इस आजादी के अमृत महोत्सव में यह भी संकल्प लेना है कि अब भारत कोई सामान्य भारत नहीं है, अब भारत पिछलग्गू भारत नहीं है, अब भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत है, अब भारत दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत है, और उसकी शुरुआत हमारे ऐसे सीमांत क्षेत्रों से होगी। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। सीमांत में रहने वाले, अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों तक शासन पहुंचे, उन तक सरकार पहुंचे, उन तक सुविधाएं पहुंचे, उस क्षेत्र में काम हो रहा है। हमारे सेना के जवान जो सियाचिन की ठंडी, जो -, डिग्री तापमान वाली हो, या हमारे इस क्षेत्र में -, डिग्री तापमान हो, या नीति हो, माणा हो, ऐसे अनेकों स्थानों पर जो देश की सीमाओं की रक्षा करते थे। पहले उनके लिए बूट खरीदने पड़ते थे,
वो बूट भी नहीं मिलते थे उनको अच्छा जैकेट चाहिए होता था, अच्छा जैकेट भी नहीं मिलता था, अच्छे कपड़े भी नहीं मिलते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद देश के अंदर जो सबसे पहला निर्णय हुआ वह यह निर्णय हुआ कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, हमारे रणबांकुरे काम कर रहे हैं, उनको अच्छे बूट दिए जाएंगे, उनको अच्छे कपड़े दिए जाएंगे, उनको अच्छे जैकेट दिए जाएंगे। देश की आज़ादी से लेकर तब तक अभी तक कोई काम नहीं हुआ। देश की सीमाओं पर हमारे जो जवान देश की सीमाओं के प्रहरी बनकर काम करते थे, उनके ऊपर अगर दूसरे बॉर्डर की तरफ से कोई आतंकवादियों की, जिहादियों की या दूसरे देश के सैनिकों की अगर कोई हमला होता था, कोई गोली आती थी, तो उनको गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था। कहीं ब्रिगेड में पूछना पड़ता था, ब्रिगेड से अपने ऊपर कमांड में पूछना पड़ता था, उसके बाद सेना हेडक्वार्टर पूछना पड़ता था। पूछते पूछते मंत्रालय पूछते पूछते कई दिन निकल जाते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था, क्योंकि देश के अंदर ऐसा नेतृत्व तो नहीं था जो स्वाभिमानी हो, जो देश के प्रेम, देश से ओत प्रेम, राष्ट्र प्रेम रखता हो, देश के सैनिकों से हमदर्दी रखता हो। और कितनी ही बार ऐसा हुआ कि हम गोली का जवाब भी नहीं दे पाए। मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने कहा, आपने देखा होगा भाइयों बहनों, अगर आप बॉर्डर से कोई गोली आती है तो हमारे जवानों को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से दिया जाता है। ये नया भारत है। रूस यूक्रेन युद्ध होता है, सारी दुनिया भारत की ओर देखती है। आज G20 उसकी अध्यक्षता भी भारत करने वाला है। आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। आज हर क्षेत्र में भारत की मान सम्मान और पहचान में वृद्धि हुई है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। आज सेना का मनोबल बढ़ा है। आज मैं इस सीमांत क्षेत्र में आया हूँ। मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। मैंने नजदीक से सेना को देखा है, सैनिक के परिवारों को भी देखा है, उनकी मनोदशा को भी देखा है, किस प्रकार से एक बूढ़े पिता की हालत हो जाती है अपने बेटे का इंतजार करते करते। बूढ़ी माँ की क्या हालत हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे अपने पिता से गले लगने के लिए किस प्रकार से व्याकुलता उनके अंदर होती है, ये सारा का सारा हम लोगों ने महसूस किया है। हम सेना से जुड़े हुए लोग हैं। भाइयों बहनों, जब चीन के साथ कभी भी कोई ऐसी हमारी तनातनी की बात आती थी तो मन में संदेह होता था क्या होगा। लेकिन सेना और सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम, जहां हमारी बाड़ाहोती जैसी घटनाएं हो या गलवान की घाटी में जहां हमारे 20 रणबांकुरे शहीद हुए, लेकिन वो हमारे लिए इतिहास छोड़ गए। और मोदी जी ने उसी सियाचिन की घाटी पर जाकर पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया था कि कोई भी दुश्मन अब हमारी ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। आज सेना के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम सारे हथियार आयात करते थे, आज हम हथियारों के निर्यातक देश के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में हम बहुत बड़ा निर्यात करने वाले, बहुत बड़ी मात्रा में हम आगे बढ़ने वाले। ऐसे अनेकों कार्य आज गरीबों के क्षेत्र में हो, चाहे आज हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, वो योजना एक ऐसी योजना है जिसने प्रत्येक भारतवासी को 5 लाख रुपए तक की गारंटी इलाज की सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, हर किसी को गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाया, हर किसी को पक्का मकान देने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कोरोना महामारी में जहां पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रही थी और भारत के बारे में जब बात होती थी तो WHO भी कहता था कि भारत आने वाले समय में इस महामारी से कैसे जूझेगा। और दुनिया के देश सोचते थे कि भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी कोई नामकरण संस्कार भी होता है तो 100 लोगों को इकट्ठा हो जाना, उस उत्सव को मनाना, ये सामान्य घटना होती है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ये विचार कर रही थी कि भारत में कोरोना की महामारी का कैसे प्रबंधन होगा, कैसे भारत व्यवस्थित होगा, हमारे देश के नेतृत्व ने, मोदी जी के नेतृत्व में जहां कोरोना महामारी का कुशल प्रबंधन किया, हर किसी को एक टीका मुफ्त में लगाने का काम हुआ, दूसरा टीका भी मुफ्त में लगाएगा और तीसरा टीका भी बूस्टर डोज के रूप में अब मुफ्त में लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब हम सोच रहे थे, हमने पोलियो का भी सामना किया है और पोलियो के समय में हमने 1.5 दशक तक पोलियो की वैक्सीन का इंतजार किया, लेकिन पोलियो की वैक्सीन नहीं मिल पाई। भाइयों बहनों, यहाँ भी लोग सोच रहे थे कि अगर मोदी जी की जगह कोई और सरकार होती तो ये
वैक्सीन आने में कई दशक लग जाते, और कई दशक लग जाते तो क्या हाल होता देश का। हम इसकी कल्पना मात्र से ही जो है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते कि आखिर क्या होता। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के वैज्ञानिकों का, धन्यवाद करना चाहता हूं मोदी जी के नेतृत्व का, कि उनके नेतृत्व में 1 साल से भी कम समय में एक वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन भारत के अंदर 2 वैक्सीन लाने का काम हमारे देश की सरकार ने किया, और हर किसी को वैक्सीन लगाने का काम हुआ। ऐसे समय में आज हम 200 करोड़ का टीका लगाने का भी हमको रिकॉर्ड हासिल प्राप्त हो चुका है। 200 करोड़ वैक्सीन अभी तक लग चुकी है। और इतना ही नहीं, जहां दूसरे लोग ये लेबोरेटरी में ये कोरोना महामारी को पैदा कर रहे हैं, कोरोना ला रहे हैं, और हम कह रहे हैं जो हमारी संस्कृति है, भारत भूमि की संस्कृति है, हम कहते हैं कि पूरा संसार हमारा घर है। कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैवम तु कुटुम्बकम। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये ऐसी बातें छोटे चरित्र के लोग करते हैं और अपने आप कोरोना को पैदा करते हैं। दूसरी ओर भारत की जो संस्कृति है, भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर सबको कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाने का काम किया, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी 20 करोड़ वैक्सीन देने का काम हुआ भाइयों बहनों, और 20 करोड़ दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन दी। ऐसे अनेकों कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुए। जहां गरीबों के लिए जो गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई, उस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आज भी वह योजना हमारी चल रही है, जिसमें 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम हो रहा है। इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं देने का काम हो रहा है। इसके पीछे हेतु था कि कोई भी भूखा न रहे, कोई भी अन्न के बिना न रहे, किसी को अपनी जान भूखे पेट सोकर न गंवानी पड़े। भाइयों बहनों, ये सारा काम माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देते हुए, और अगले 25 साल हमारे अमृतकाल, जो स्वर्णिम अमृतकाल होंगे, जिसमें भारत समूची दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेगा। आज हमारे अंदर भावना आ गई है कि अब हम पिछलग्गू नहीं है, अब हम दद्दू नहीं है, अब हम दुनिया का नेतृत्व करने वाले देश हैं। ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं आज जहां दुनिया का नेतृत्व भारत कर रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की मैं बात करूं, सीमांत क्षेत्र हमारा उत्तराखंड भी तेजी से आगे बढ़ेगा। जहां मोदी जी के नेतृत्व में आज 4 धामों का विकास हो रहा है, ऑल वेदर सड़कें बन रही हैं, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट पूरे एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ, तो डॉक्टर मान सिंह जी कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ से हमारा सिमली से लेकर वालधम होते हुए बागेश्वर से लेकर जलजीबी तक का 288 किलोमीटर का ये सड़क 2 लेन का बनाया जाएगा। 4 धाम में रुके हुए जितने भी हमारे काम है, माननीय न्यायालय में हमने उसकी पैरवी करी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको अब निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है। जल्दी से जल्दी हम उन सभी कामों को पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, यही बागत पर बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान पर काम शुरू हो गया है। माननीय मोदी जी के निर्देशन और नेतृत्व में बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान चल रहा है। वहीं पर केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण का कार्य 3 चरणों में पहुंच चुका है। ऐसे अनेकों कार्य आज हो रहे हैं। जहां भारतमाला से सड़कों का जोड़ने का काम हो रहा है, वहीं हेमकुंड तक रोपवे से जो है आसानी से हम हेमकुंड साहब के दर्शन भी कर पाएंगे। आने वाले समय में पर्वतवाला जो भारत सरकार ने शुरू किया है, पर्वतवाला जो कार्यक्रम शुरू किया है, योजना शुरू की है, उससे उत्तराखंड के लोगों को विशेष रूप से लाभ होने वाला है। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि जहां हम आज आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके बाद हम अमृत काल में जाएंगे, अमृत काल में हम आगे बढ़ेंगे। वहीं उत्तराखंड भी अपनी स्थापना का 25वां वर्ष 25वें साल में मनाएगा 2025 में। और तब हम हर क्षेत्र में, चाहे हमारा मलारी गांव हो, चाहे हमारा आसपास के गांव हो, ये सारे के सारे गांव जब मजबूत होंगे, हमारी ग्राम सभाएं मजबूत होंगी, जब वहाँ की व्यवस्थाएं मजबूत होंगी, वहाँ की संरचनाएं मजबूत होंगी, वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो हम हिंदुस्तान के आदर्श राज्य बनेंगे। हमने संकल्प लिया है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए हमने सभी विभागों को कहा है, सभी लोग अपना अपना रोड मैप बनाएं और 2025 में हम सीमांत के क्षेत्रों को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे सुविधाओं से युक्त बना सकते हैं, कैसे वहाँ पर अवस्थापना की सुविधाएं, विकास की सुविधाएं, छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी मैं नीति आयोग की बैठक में गया था, मैंने वहाँ प्रस्ताव रखा, मैंने वहाँ पर अपनी तरफ से ये निवेदन किया है नीति आयोग से कि नीति आयोग
पूरे भारतवर्ष के लिए जो योजनाएं बनाता है उन योजनाओं में थोड़ा संशोधन करे। जहां हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनका भी दबाव हमारे उत्तराखंड के अंदर रहता है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ता है, उसके आधार पर हमको जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है उस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में भी हमको कोई न कोई भारत सरकार को या नीति आयोग को इस दिशा में सोचना चाहिए। जो पूरे देश के लिए योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं में जो हमारा पर्वतीय राज्य है, जो हिमालयन राज्य हैं, उन राज्यों के लिए अलग से नीति बननी चाहिए। वहाँ के वातावरण के अनुकूल, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल वहाँ की नीतियाँ बननी चाहिए। भाइयों बहनों, ऐसे हमने तमाम संकल्प वहाँ पर रखे हैं। छोटे छोटे जो हमारे, अभी मेरे को यहाँ पर बड़ा अच्छा आपने कोट का कपड़ा भेंट किया राणा जी ने हमारे, मैंने कहा कि हमारे जो यहाँ के उत्पाद हैं, ये उत्पाद आज देश विदेशों में बहुत प्रमुखता से उसको काफी पसंद किया जा रहा है, काफी उसकी मांग बढ़ रही है। उन सबको अच्छा मार्केट दिलाना, हमारे जो छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह हैं, छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाना, उनको हर प्रकार से प्रोत्साहन करना, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पिछले दिनों जब यहाँ पर महामारी आ गई थी, बहुत सारे काम चल नहीं पाए थे, तो उस दौरान हमने जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, क्लस्टरों के माध्यम से काम करने वाले हैं, या महिला मंगल दल हो, युवक मंगल दल हो, उन सभी को हमने प्रोत्साहन के रूप में कुछ न कुछ धनराशि देने का प्रावधान किया था, जिससे कि वो सब अपने पैरों पर खड़े रहे, कोरोना महामारी के समय में उनके पैर न लड़खड़ाए। इसी प्रकार से भाइयों बहनों, बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई, बहुत सारी योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। हमारे सभी ग्रामों में हमने कहा है कि हम निकट आने वाले भविष्य में ओपन जिम की स्थापना करेंगे। हमारी आशा बहनें हो, आंगनबाड़ी की बहनें हो, हमारे उपनल के कर्मचारी हो, ग्राम प्रधान हो, अतिथि शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, सबका हमने जो है वेतनमान बढ़ाया है। हमारे 2 बुजुर्ग दंपत्ति जब परिवार में रहते थे, उनमें से एक दंपत्ति को अभी तक पेंशन मिलती थी। हमने तय किया भाइयों बहनों कि दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को, परिवार में रहने वालों को, दोनों को हम जो है ये पेंशन देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवावस्था पेंशन है, ये 1000 रुपए पेंशन को हमने 1500 रुपए करने का भी निर्णय लिया है। इसका भी हमने शासनादेश जारी कर दिया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है। यहाँ पर देश के अंदर कोई बेटा बेटी किसी के परिवार से जरूर न जरूर कहीं न कहीं देश की सीमाओं की रक्षा हो या भारत की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए हमने कहा, जहाँ ये देवभूमि है, देवों का प्रदेश है, जहाँ वनों और नदियों से आच्छादित है, ये धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। लंबे समय से मांग थी, देश के अंदर की समान आचार संहिता जो है देश के अंदर लागू होनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने इस पर कदम आगे बढ़ा दिए है। इसके लिए हमने रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हमने कमेटी का निर्माण कर कमेटी बना दी है। कमेटी को बनाकर उसको काम दे दिया है। कमेटी ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। सभी स्टेक होल्डरों से बात करेगी, सभी से जनसंपर्क करेगी। उसके बाद जो भी वो ड्राफ्ट तैयार करेगी, हम उत्तराखंड के अंदर चाहे किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए उत्तराखंड के अंदर एक कानून होगा। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हम हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे सभी लोग इस कानून को लागू करें। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्यों पर हम काम कर रहे हैं। 3 सिलेंडर मुफ्त में देने के लिए हमने कहा कि जो हमारे अंत्योदय के परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों को 1 वर्ष के अंदर 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में भरने की हमने व्यवस्था को लागू कर दिया है। जल्दी हम इस योजना को लागू करने वाले हैं, उसको प्रारंभ करने वाले हैं, उसको हम धरातल पर लाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था। तो भाइयों बहनों, आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए, चूंकि मौसम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, समय गाड़ी पीछे रह गई है, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए यहाँ पर जनजाति समुदाय के शीतकालीन प्रवास भोटिया पड़ाव को उनकी भूमि और उनके नाम करने हेतु जो भी अभी संशोधन होने हैं, जिस पर काम होना है, उसको जल्दी हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि वो काम जल्दी से जल्दी हो। उसके लिए उस पर काम करेंगे। माता हिरामणि मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भी होगा और यहाँ पर जो हमारा जितना विनय से शिवालय मंदिर तक का मार्ग है, इसको भी हम लोग अपने प्रस्ताव में शामिल करेंगे। जुम्मा कागा से हरपल तक जो मोटर मार्ग है, उसको भी कनेक्टिविटी जो अभियान है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज के अवसर पर पुनः मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए और 15 अगस्त को, जो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक
हर घर तिरंगा जो हमारा अभियान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का अभियान है, वो हमारे इन सीमांत क्षेत्रों में हर घर में दिखना चाहिए। हर घर की पहचान तिरंगे से उसकी होनी चाहिए। 13 से लेकर 13 क्या मैं तो कहूँ कि आज ही से हमने यहाँ तिरंगा लगा दिया है, तो आप सब लोग अभी से इस अभियान को शुरू कर दीजिए। मैं आप सबसे कहूंगा कि तिरंगा हमारी आन बान शान है, जिसने हमारे देश का मस्तक हमेशा ऊंचा रखा है। ये तिरंगा हमारे सब जगह पर, सरकारी भवनों पर भी लहरा ही रहा है, हमारे घरों पर भी लहराना चाहिए। बहुत सारे संशोधन तिरंगे को लेकर हमारे देश की सरकार ने किया है, क्योंकि हर घर तिरंगा पहुंचेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा। मैं आप सबको पुनः बहुत बधाई देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। भारत